वेलकम गाइस। आज के लेक्चर का टॉपिक है सोलवेंट। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सोलवेंट किस तरीके से यूज़ आता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, वो आज के लेक्चर में हम समझेंगे। और इसी की एप्लीकेशन आगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसे कैसे यूज़ किया जाता है रिएक्शंस के दौरान वो हम देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सोलवेंट है क्या। देखिए, सोलवेंट आपके एक तरह से देखा जाए तो मीडियम प्रोवाइडर है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मीडियम प्रोवाइडर है ये। एक तरह से बेस का काम करता है। बेस वो एसिड बेस वाला बेस नहीं, फाउंडेशन। ठीक है, एक तरह से फाउंडेशन का काम करता है। जैसे लाइक आपके कोई कंपाउंड है ए बी, ओके, ये आपका सोलवेंट है। ठीक है, तो इनके लिए रिएक्शन करवाने के लिए आपस में, या फिर अलग अलग कंपाउंड भी है आपके इस तरीके से, तो इनके लिए एक ये मीडियम प्रोवाइडर का काम करेगा। इनके बीच रिएक्शन आसानी से हो सके उसके लिए। ठीक है, तो एक तरह से फाउंडेशन एक बेस की तरह वर्क करता है। एसिड बेस वाला बेस नहीं, फाउंडेशन वाला बेस। ओके, तो ये सॉल्वेंट इस तरीके से यूज़ होता है। कभी कभी समटाइम्स जो आपका सॉल्वेंट है वो खुद भी रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, समटाइम्स इट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, मतलब खुद ही अटैक करने लग जाता है कई बार। ठीक है, तो इस तरीके से दो यूज़ आते हैं इसके हमारे ऑर्गेनिक के अंदर, मीडियम प्रोवाइडर और रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करना कभी कभी। ओके, तो नेक्स्ट हम जानते हैं इसके टाइप्स, जो कि मेन पॉइंट है हमारा आज के लेक्चर का। दो टाइप के होते हैं आपके, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट्स। ये मेजर दो टाइप हैं। अब नॉन पोलर और पोलर को पहचानेंगे कैसे हम लोग, है ना। नॉन पोलर और पोलर को कैसे पहचानेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, नॉन पोलर के अंदर जो होगा डाइपोल मोमेंट आपका बिल्कुल जीरो होगा, जबकि पोलर के अंदर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। मतलब कुछ ना कुछ पोलरिटी होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। इधर आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ना के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा ई एन काफ़ी कम होगा। ठीक है, जबकि इधर डेल्टा ई एन काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पोलर नॉन पोलर क्लियर है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके दोनों के, तो एग्जाम्पल किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए, CCl4 टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, चारों एटम सेम है, बॉन्डेड एटम, तो इसका डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये नेट डाइपोल मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नेट डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, और को क्या हो सकता है इसमें, बेंजीन हो सकता है। बेंजीन में भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसी तरीके से टोलुइन भी हो सकता है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें हम, CH3 लगा दें, तब भी डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा। ठीक है, या नॉर्मल हेक्सेन भी हो सकता है, एन हेक्सेन, ये भी हो सकता है इसका एग्जांपल, क्योंकि इधर भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। ओके, और कोई खास पोलरिटी भी नहीं है। ठीक है, पोलरिटी हो तो भी अगर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट, तो वो किस में आएगा, नॉन पोलर के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोलर की बात करें, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो रहेगा, आपकी पोलरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हाई डिफरेंस की वजह से। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे लाइक H2O देखें हम, ये देखिए काफ़ी अच्छा डिफरेंस होता है। ठीक है, पोलरिटी का, ऑक्सीजन इधर खींचेगा, इससे ये भी खींचेगा, तो इधर आएगी आपकी नेगेटिव पोलरिटी, जबकि इधर आएगी पॉजिटिव पोलरिटी, इधर भी आएगी पॉजिटिव पोलरिटी। इस टाइप से और भी हो सकते हैं, जैसे कि CH3 COO CH3। ठीक है, इधर भी सेम कहानी है, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे। ओके, तो ये कुछ पोलर एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ आपके नॉन पोलर एग्जाम्पल है। पोलरिटी डेवलप जहाँ होगी, जहाँ नेट डाइपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो होगा, वो आपके पोलर सॉल्वेंट्स होंगे। ठीक है,
और जहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी कम डिफरेंस होने की वजह से पोलरिटी भी उतनी क्रिएट नहीं हो पाएगी, वहाँ पे वो सॉल्वेंट्स क्या होंगे, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासीफाई करते हैं पोलर सॉल्वेंट्स को। पोलर सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन ये हमारे मेन काम का है ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। ये दो तरीके के होते हैं आपके, पीपीएस जिसे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, एंड पीएएस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, मतलब पोलर तो होंगे, बस प्रोटिक और एप्रोटिक का डिफरेंस होगा। अब प्रोटिक मतलब क्या? प्रोटिक मतलब सीधी सी बात है, प्रोटॉन से है। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन से है, जबकि इधर आपके प्रोटॉन नहीं होगा। एप्रोटिक का ये मतलब होता है प्रोटिक एंड एप्रोटिक। ठीक है, इधर आपके प्रोटॉन होगा जबकि इधर प्रोटॉन नहीं होगा। अब देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे H आ रहा है, H प्लस हो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कैपेबिलिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी होगी? H बॉन्डिंग की कैपेसिटी होगी इसमें बनाने की। ठीक है, जबकि इधर H बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक के बीच में। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस आता है। अब देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। अगेन देखिए पोलर प्रोटिक है, पोलरिटी तो होगी ही होगी, तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? देखिए H2O हो सकता है, अभी अभी बताया, इसकी पोलरिटी बता के आपको। यहाँ पे डेल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, और इधर आपके पॉजिटिव पोलरिटी। ठीक, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? NH3 हो सकता है, NH3 भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलर टाइप का। अच्छा, और क्या हो सकते हैं? देखिए एल्कोहल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पोलरिटी आ जाएगी, H प्लस दे देगा ये भी। सिमिलरली एसिड भी हो सकते हैं आपके, CH3 COOH, है ना, ये भी आपका H दे सकता है। तो इस तरीके के जो भी हैं आपके एग्जांपल्स, ये सारे किस में आ जाएंगे? पोलर प्रोटिक, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकल सकता है हर जगह से। ठीक है, या H प्लस प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूँ बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसकी वजह से H बॉन्डिंग इनमें पॉसिबल है। ओके, और पोलर एप्रोटिक की बात करें तो ये पोलर तो होंगे ही होंगे, जैसे लाइक एसीटोन आपको बताया था एग्जांपल मैंने पोलर के अंदर। ये देखिए इसमें पोलरिटी तो है, पोलरिटी तो है, भले ही उतनी ना हो लेकिन है तो सही। लेकिन यहाँ जो H है, यहाँ जो H है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ है, ये C से जुड़ा हुआ है। जबकि आप यहाँ देखिए मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। H बॉन्डिंग कब बनती है? जब H के साथ कौन हो आपके? FON इन जनरल। ठीक है, कभी कभी क्लोरीन और S के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है रेयर केस में, लेकिन मेजर ये आपके होने चाहिए एटम। जबकि यहाँ पे कौन है? कार्बन, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है। सिमिलरली ये भी हो सकता है नाइट्राइल ग्रुप आपके इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके पोलर एप्रोटिक के। और भी देखेंगे इसके एग्जाम्पल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोलर एप्रोटिक भी, इनकी वर्किंग भी जानेंगे आगे हम। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, DMF, DMA, DMS, DMSO और फर्दर THF वगैरह भी आने वाले हैं। तो DMF वगैरह होते क्या है? देखिए डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है, इसको नोट कर लें आप, इसका फुल फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर्मामाइड हो रहा है, सीधी सी बात है, यानी यहाँ पे ये तो आएगा ही आएगा, फॉर्मामाइड है इसलिए। ठीक है, और डाईमिथाइल है, NN डाईमिथाइल कहते हैं वैसे इसको, तो ये यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इस तरीके से डाईमिथाइल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। सिमिलरली डाईमिथाइल एसिटामाइड, देखिए अब एसिटामाइड आ गया तो सीधा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका कुछ इस तरीके से। ठीक है, और डाईमिथाइल लगा दो इसके भी। अब इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ क्योंकि ऊपर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ये है डाईमिथाइल सल्फाइड, देखिए इस बीच में, और दोनों साइड क्या लगा दो इसके? मिथाइल लगा देते हैं, तो स्ट्रक्चर याद रखने में भी आसानी रहेगी थोड़ी इससे। नेक्स्ट है DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। देखिए सल्फोक्साइड कैसे होगा? इस तरीके से,
SO, ठीक है। और इसके अगल बगल हम क्या लगा दें, मिथाइल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमिथाइल सल्फोक्साइड। इन सभी में देखिए आप, जो H जुड़ा हुआ है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, किधर की तरफ भी देख लें। और पोलरिटी तो है ही सही सभी में, क्योंकि हल्का सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सभी में है। लेकिन जो H जुड़े हुए हैं सभी जगह पे, देखिए ज़रा, ये से किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से। तो ये H+ नहीं दे सकता, ये प्रोवाइड नहीं करवा सकता। कुल मिला के H बॉन्डिंग नहीं हो सकती यहाँ, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट के। और वैसे भी इस तरीके के जब वर्ड्स दिखते हैं ना आपको एरो के ऊपर नीचे रिएक्शन के दौरान, तो जनरली पोलर एप्रोटिक सोलवेंट्स ही होते हैं, ठीक है। और देखते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। देखो फ्यूरान क्या होता है, फ्यूरन कुछ इस तरीके से होता है, ये कंपाउंड देखा हुआ है आपने, ये फ्यूरन है। अब इसमें टेट्राहाइड्रो, देखिए यहाँ पे एक H ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे भी H है और 4 H ऑलरेडी हैं यहाँ पे मौजूद। इसमें अगर ये बॉन्ड्स हटा दें तो 4 और आ जाएंगे हमारे पास, है ना, 4 H और आ जाएंगे। जैसे ही हम टेट्राहाइड्रो और ऐड कर देते हैं, तो फ्यूरन में जब टेट्राहाइड्रो ऐड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बन जाता है ये। अब देखिए इसमें कितने H हो गए, इधर एक एक और ऐड हो गया, है ना, एक एक और वो जो ऐड हुआ, कुल मिला के 4 ऐड हुए हमारे पास। तो ये क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। मतलब फ्यूरान में टेट्रा हाइड्रोजन जब ऐड कर देते हो आप, हाइड्रो जब ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है, टेट्राहाइड्रो। ये है THF का स्ट्रक्चर, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। THF काफ़ी यूज़ आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह में, आप सब इनको जानने लग जाएंगे जैसे जैसे रिएक्शंस आएगी आगे। नेक्स्ट है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। अब देखिए यहाँ हेक्सामिथाइल आया और अमाइड आया और फॉस्फोरस आया, तो सीधी सी बात है ये P, ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। और अमाइड है, ठीक, तो N भी आएगा इसके साथ। और हेक्सामिथाइल है, यानी इनके साथ दो दो क्या आएंगे, मिथाइल आएंगे। तो टोटल कितने मिथाइल हो जाएंगे, 6 मिथाइल्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा HMPA का। स्ट्रक्चर बड़े होते हैं इनके, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ही जनरली गिवन होते हैं आपको। और भी हो सकते हैं, अब आप पहचान सकते हैं जनरली कि हल्की सी पोलरिटी हो और H आपके FON के अलावा किसी और से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है आपके पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बीच में। इनकी जानते हैं मैकेनिज्म, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैकेनिज्म के लिए सोल्वेशन प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। सोल्वेशन क्या होता है, देखिए इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट, बहुत जनरल सी बात है। दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में, ठीक, उसे हम कहते हैं सोल्वेशन। अच्छा, इसमें एक नोट है, जब आपका सोलवेंट वाटर हो, सोलवेंट कौन हो, वाटर हो, तो उस केस में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। सोल्वेशन की जगह वो क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टर्म्स हैं, जस्ट इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म सबसे पहले कैसे ले रहे हैं हम, जो एक NaI आपका कंपाउंड है उसको हम डिसोल्व कर रहे हैं H2O के अंदर। H2O क्या है आप सभी जानते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। H2O क्या है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, H बॉन्डिंग बना सकता है इसलिए, ठीक। यानी कुल मिला के केस फर्स्ट क्या है हमारा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में जब हम कोई कंपाउंड डिसोल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए NaI जो है आपका, जब भी ये इंटरेक्शन होगा इसके साथ डिसोल्व करने पे, तो आपके Na+ और I- में टूटेगा, ओके। इसके साथ अब देखिए प्लस के पास कौन आएगा, प्लस के पास कौन आता है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला यहाँ कौन है, H2O में O है, तो O आ जाएगा इसके साथ इंटरेक्ट करने, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, तो ये इधर से ऐसे सभी तरफ से सराउंड हो जाएगा इनसे। आपने देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में भी हाइड्रेशन वगैरह, तो ये कुछ इसी तरीके से हो रहा है इसके अंदर।
सब तरफ से सराउंड कर लेगा और इंटरेक्शन करेगा इसके साथ। तो एक तरह से सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में ये जो इंटरेक्शन है ना, ये जो इंटरेक्शन है सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में, ये आपका सोल्वेशन होता है मेन, ठीक है। और अगर यहाँ पे वाटर है तो ये होगा हाइड्रेशन। नेक्स्ट है आई माइनस को कैसे घेरेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला आके इसको घेरेगा, ठीक है, सराउंड करेगा इसको। H इधर से भी H, ये O पीछे रह जाएगा इस बार, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी H आएगा, इधर से भी H आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये 2 H और आएंगे। सभी तरफ से जितना हो सके मैक्सिमम सराउंड हो जाते हैं ये एटम्स सॉल्वेंट के, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंटरेक्शन होगा इनके बीच में, ये जो इंटरेक्शन जस्ट डाइपोल और आयन के बीच में, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो हम पढ़ते हैं, ठीक, ये आपका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहलाता है ना। इधर आपके इसके साथ हो रहा है। तो इस तरीके से ये डिज़ोल्व कर लेते हैं इंटरेक्ट करके, दोनों को अलग अलग करके आयंस को, और अपने में खुद में डिज़ोल्व कर लेते हैं। सेकंड केस देखते हैं, जब Na को हमने किस में डिज़ोल्व किया, एसीटोन में डिज़ोल्व कर दिया। अब देखिए एसीटोन कैसा होता है, CH3 COO CH3, ये कैसा सॉल्वेंट है आपका, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से नहीं अटैच्ड है, इस कारण। अब देखिए इसमें इंटरेक्शन किस तरीके से होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो अगेन Na प्लस और I माइनस, ये दो चीज़ें होगी, ओके। अब देखिए Na प्लस के पास कौन आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, और नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे कौन है, नेगेटिव वाला पार्ट कौन है, वही अगेन O है, ठीक। इस तरीके से, क्योंकि इस पे पोलरिटी कैसी होती है, डेल नेगेटिव, इस पे कैसी होती है, डेल पॉजिटिव। सिमिलरली ये इधर भी आ जाएगा। जितना भी मैक्सिमम हो सकता है ये सराउंड करेंगे अपने आप को, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, एक ये इधर आ जाएगा, ओके। और भी जहाँ भी पॉसिबिलिटी होगी वहाँ सराउंड कर लेंगे इसे, और फिर ये इंटरेक्शन हो जाएगा इनके बीच में, नॉर्मल सा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। अब यहाँ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसके पास कौन आएगा, जो प्लस वाला होगा वो आएगा, इसके पास कौन आएगा, जो प्लस वाला होगा, ठीक है। अब I माइनस के पास में प्लस वाला कौन आ सकता है, देखिए इन दोनों में पोलरिटी प्लस किसके पास है, इसके पास है, और इसके पास कैसी है, नेगेटिव पोलरिटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट इसके पास आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ थोड़ी जगह चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये चलिए नीचे ही लिख देंगे, इसलिए चल जाएगा। देखो ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ठीक, इससे जुड़ा हुआ ये नेगेटिव पार्ट, और इनसे कौन जुड़े हुए हैं आपके CH3, दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़े हुए हैं, इस तरीके से। अब देखिए ये तो ठीक है कि यहाँ पे पोलरिटी है, डेल प्लस है, यहाँ पे डेल माइनस है, ठीक, डेल माइनस है, तो इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए। पर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा क्राउडिंग है, और ये खुद भी बड़ा है, तो ऑलरेडी जो बड़ा है वो इसके साथ इंटरेक्ट उतना नहीं कर पाता जितना ये आसानी से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी साइज का है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी ऑलरेडी क्राउडिंग है। वो बड़ा ना भी होता, छोटा भी होता, तो भी इस क्राउडिंग की वजह से इसके साथ इंटरेक्ट करना इसका मुश्किल है, तो इसका जो सॉल्वेशन है उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, जितना इसका हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो नेगेटिव वाला पार्ट है आपका वो अनसोल्वेटेड रह जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है न्यूक्लियोफाइल वगैरह के साथ। तो आपने अभी तक दो चीज़ें देखी, क्या देखी, पोलर प्रोटिक में तो दोनों सॉल्वेंट
दोनों का सॉल्वेशन हो गया है ना, बोथ हो गए केटायन एनायन, जबकि पोलर एप्रोटिक के अंदर ओनली केटायन हो पाया, केटायन हो पाया ओनली। ठीक है, एनायन आपका अनसोल्वेटेड रह गया क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं इसके अगल बगल, तो ये सोल्वेट नहीं हो पाता है आसानी से। ओके, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है वो मैं बताता हूँ आपको। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल, देखिए इसको ध्यान से। हमने एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखा था, वो ऑर्डर क्या था हमारे पास, कुछ इस तरीके से था कि I- एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, Br- से, Cl- से एंड F-, ये हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखा था पिछले लेक्चर्स में। ओके, ये जो ऑर्डर होता है ये आपका होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये ऑर्डर होता है हमारा। और यही अगर हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ये रिएक्शंस के दौरान ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर है, लेकिन किस में है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जब यूज़ किया तब। यानी सॉल्वेंट की वजह से आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो अपोजिट भी हो सकता है। ठीक, अब ये कैसे हुआ, चलिए समझते हैं इसको। देखो, जब F- था, ठीक है, ये F-, और हमने ले लिया, मान लो वाटर ले लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, इसके साथ कैसा सॉल्वेंट ले लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये तो अच्छे से इंटरेक्ट कर जाएंगे, है ना, अच्छे से इंटरेक्ट कर जाएंगे, अच्छे से सराउंड भी कर जाएंगे इसको, छोटा है वो। अच्छा, ये इधर से सराउंड होगा कि प्लस वाले से सराउंड होगा, ठीक है, प्लस वाली साइड से सराउंड होगा, तो ये उल्टा करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो यहाँ पे ये अगर प्लस वाला होता तो इस तरीके से होता, लेकिन ये नेगेटिव वाला है तो इसको प्लस वाला इंटरेक्ट करेगा इसके साथ। इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, प्लस वाला इंटरेक्ट करेगा, तो इसको प्लस वाले के साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं। देखिए H ले आते हैं इसके पास इस तरीके से, ठीक है, ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में, पहले भी बना चुके हैं हम इसको। इसी तरीके से इधर से भी कर लेंगे, चारों तरफ से इसको सराउंड। ओके, और यहाँ से भी कर लेंगे। तो देखिए F जो था आपका F- वो सराउंड हो चुका है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से, और अब सराउंड हो गया तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस जो है बढ़ गई है, हाइड्रेटेड रेडियस इसकी बढ़ गई है। और आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो आपके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस कारण जो ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंस आपका आयन था, एनायन था, जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, हाइड्रेटेड रेडियस होने की वजह से ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, ये अटैक करने जा नहीं पाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सराउंड हो चुका है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। यही आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, F- जो है आपका अनसोल्वेटेड रह जाता है। कैसा रह जाता है, ये अनसोल्वेटेड रह जाता है। अनसोल्वेटेड रहने की वजह से ये आसानी से जाके अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ये बात समझ में आई सभी को। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है, हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाती है इसकी, उस वजह से ये अटैक करने लायक नहीं रहता है, जबकि ये अनसोल्वेटेड होने की वजह से आसानी से अटैक कर पाता है। इसलिए ऑर्डर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो आपके डाउन टू द ग्रुप अलग हो जाता है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में जानेंगे, और ये सॉल्वेंट का कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा सॉल्वेंट अप्रोप्रिएट लेना चाहिए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो सारा हम इसमें जानेंगे। यहाँ से आपके मेजर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, 12th में एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, अभी तक जो था बिल्कुल बेसिक था, अच्छे से रिवाइज कर लें सारी चीज़ें, सोलवेंट वगैरह सारे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह। ठीक,
ये सब कुछ काम आने वाला है, केटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल के टाइप, सब कुछ। ठीक है, थैंक यू।